आदरणीय हनुमान सिंह जी, आदरणीय भगवती प्रकाश जी, आदरणीय पूज्य पिताजी, यहाँ उपस्थित सभी बंधुवर और मातृशक्ति भी पीछे से झांक रही है। हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का हवन के साथ शुभारंभ हुआ है। तो एक संकल्प है, जिस संकल्प का बीजारोपण आज हुआ है। और जैसे बीज अंकुरित होता है और अंकुरित होकर के फिर आगे पल्लवित, पुष्पित और फलित होता है, वैसे ही यह भी निश्चित रूप से होगा। आशीर्वाद तो वरुण देवता भी दे रहे हैं और उसी कारण बाहर की जगह अंदर बैठना पड़ा है। और इसलिए ऐसे समय पर बीजारोपण हुआ है कि वटवृक्ष बनना निश्चित है। हिंदू शब्द ही उद्यम के साथ जुड़ा हुआ रहा है सदियों से। मैं जब विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का सेक्रेटरी था तो हमने एक रिसर्चर को जापान में भेजा था। चीन के बारे में अध्ययन करने वाला जो थिंक टैंक जापान में था, उसके साथ काम करने के लिए ये जेएनयू से पास किया हुआ रिसर्चर विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के प्रतिनिधि के रूप में जापान में गया। 15-20 दिन उस थिंक टैंक में रह करके सारी बातें समझ करके वापस आया। वापस आने के बाद जब उसकी प्रस्तुति हुई तो उस प्रस्तुति को सुनने के लिए उस समय के वीआईएफ में बहुत सारे सेना के लोग भी जुड़े हुए थे। तो 3 रिटायर्ड आर्मी चीफ थे, 2 रिटायर्ड एयरफोर्स के एयर मार्शल थे। ऐसे एक 25-30 लोगों का, टॉप लेवल के लोगों का ऐसा सारा समूह था। आईबी के रिटायर्ड, रॉ के रिटायर्ड लोग और ऐसे सारे, और वर्किंग भी। और उनके सामने वो विकास, उसका नाम था विकास, प्रस्तुति दे रहा था। उसने स्लाइड के ऊपर अपने सारे अनुभव वगैरह लिख करके रखे थे। तो जहां उसने पहली स्लाइड थी, उस पहली स्लाइड में एक जापानीज चित्रलिपि में, जापान की जो चित्रलिपि है, उस चित्रलिपि में जापान की कहावत उसने वहां पर रखी थी। और उस कहावत का फिर बाद में एनिमेशन था, तो बाद में उसने क्लिक किया तो उसका अंग्रेजी में उस कहावत का अनुवाद आया। वो जापानीज कहावत थी, हिंदू नेवर टेल्स अ लाई, हिंदू कभी झूठ नहीं बोलता। तो उसने कहा जापानीज भाषा में ये आज भी कहावत है। बाकी बाद में उसकी सारी प्रस्तुति हुई। बाद में जब हम लोग चाय वगैरह पी रहे थे तब दोवाल जी ने ये प्रश्न पूछा कि मुकुल जी, इस कहावत का क्या अर्थ था। मैंने कहा सारे विश्व में भारत की जो साख है, आजकल क्रेडिट रेटिंग होती है ना, सिबिल रेटिंग और क्या बातें चलती है, तो भारत की जो साख है, हिंदुओं की जो साख है, वो बनाई किसने? हिंदू संस्कृति को विश्व में किसने फैलाया? तो हिंदू संस्कृति को विश्व में ले जाने वाले जो लोग थे वो व्यापारी थे, वो वणिक थे। और इसलिए वैश्य समाज को हमारे संस्कृत साहित्य में शब्द आता है श्रेष्ठी, श्रेष्ठ कहा जाता था। वो श्रेष्ठी का ही अपभ्रंश होकर के सेठजी हुआ है। सेठजी जो है वो श्रेष्ठी से ही आए। तो ये श्रेष्ठ क्यों थे? क्योंकि इनका आचरण श्रेष्ठ था। और इसलिए सारे, मतलब दक्षिण अफ्रीका से लेकर इंडोनेशिया, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बाली, सब जगह पर इस प्रकार की कहावतें, इस प्रकार के लेख, इस प्रकार के वचन आपको मिलते हैं, जो जिन्होंने वहां पर सारी नोंद करके रखी है। और इन बातों की नोंद है कि कैसे हिंदू व्यापारी एक विश्वसनीय व्यापारी था। यानी ऐसे अनेक किस्से हैं कि पिता ने पैसे उधार लिए, बाद में पिता रहे नहीं, पर पिता ने लिख करके रखा है, पुत्र ने वापस जाकर के वो पैसे विदेशों में वापस जाकर के लौटाए कि मेरे पिता के डायरी में दिखा था कि आपसे इतना लेन देन बाकी है, तो ये आपके वापस लीजिए। इन बातों के कारण हिंदू नेवर टेल्स अ लाई, हिंदू शब्द ही व्यापार और उद्यम के साथ पूरे विश्व में समानार्थी था। मीनाक्षी जैन और संध्या जैन, 2 बड़ी विद्वान एकेडमिशियन से, एक पत्रकार है, एक एकेडमिशियन। अभी राज्यसभा में भी मीनाक्षी जी का नॉमिनेशन हुआ। उनके पिताजी गिरलाल जैन जो टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक भी रहे और बाद में पहले बहुत संघ विरोधी रहे और बाद में संघ के बहुत बड़े समर्थक बने। उन दोनों बहनों ने मिलकर के एक 4 खंडों में पुस्तक संपादित की है। वो पुस्तक का नाम है इंडिया एज दे सॉ, भारत जैसा उन्होंने देखा। उन्होंने किसने? तो व्यापार, बाहर से आने वाले प्रवासियों ने।
तो भारत के बाहर से आने वाले प्रवासियों ने भारत का क्या वर्णन किया, उसको जब हम पढ़ते हैं तब हमको समझ में आता है कि आज भले ही हमने, अंग्रेजों ने और खास करके क्रिश्चियन मिशनरियों ने विश्व भर में भारत की बदनामी की और भारत को एक जातियों में और अंधश्रद्धा में स्नेक चार्मर्स का देश वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें जो सारे विश्व में फैलाई वो क्रिश्चियन मिशन और आज भी है। आज भी हिंदुत्व का अर्थ जातीयता, ये आज भी विश्व में आज भी ये नैरेटिव है। इसलिए अमेरिका का जो और पीटर नवारो जो उसका सलाहकार है, उसने शब्द प्रयोग किया कि रशिया से जो ऑयल लिया जाता है उसका ब्राह्मण्स को फायदा मिलता है, जबकि अंबानी अडानी दोनों ब्राह्मण नहीं है जो दोनों उस व्यापार में है। लेकिन उसका ब्राह्मण कहने का अर्थ क्या था, ये हिंदुत्व यानी ब्राह्मणों का हेजिमोनी वाला देश। ये भारत की छवि आज भी विश्व में, हिंदुत्व को पॉजिटिव शब्द आज भी विश्व में भारत में नहीं है। स्वामी विवेकानंद का वाक्य है कि हिंदू शब्द का अर्थ चोर बना दिया, जानबूझकर के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा गया। ये सारा मिशनरियों का किया गया अपप्रचार था, ये नैरेटिव बिल्डिंग किया गया। जबकि सारे विश्व में, जैसे एंगस मेडिसन की बात भी बताई, सारे विश्व में हिंदू ये उद्यमिता के लिए जाना जाता था। विश्व में हमको ले जाने वाले व्यापारी थे और वो व्यापारी जो माल लेकर के जाते थे वो उद्योजकों का माल था। तो भारत सदा से मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादनशील अर्थशास्त्र रहा है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मेरा आजकल काम ही विमर्श वाला होने से मैं नैरेटिव वाली बातें ज़्यादा अवश्य ध्यान आती है। भारत कृषि प्रधान देश है, ये भी कहना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि वेद मंत्र है और अभी तक भी अनेक गांवों में अपने को ये प्रचलित भी दिखाई देता है, अन्न बेचते नहीं है, अन्न बेचना वर्जित है। तो जब अन्न बेचना ही वर्जित था तो कृषि प्रधान समाज भले ही हो सकता है, कृषि प्रधान अर्थतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि मेन तो प्रोडक्शन अन्न का ही होता था। ये नीति आयोग से पहले जो अंतिम 12वां प्लानिंग कमीशन था, उस प्लानिंग कमीशन की एग्रीकल्चर पे जो रिपोर्ट है, उस एग्रीकल्चर पे रिपोर्ट पे उन्होंने दुख व्यक्त किया है। ये पश्चिमी दृष्टि से भारत को देखने वाले जो अर्थशास्त्री है, उन अर्थशास्त्रियों का जो दृष्टिकोण है, उन्होंने क्या दुख व्यक्त किया? उन्होंने दुख व्यक्त किया है कि भारत में आज भी, मैं तो वेद मंत्र की बात बताई लेकिन ये आज की बात बता रहा हूं, आज भी भारत में 60% अन्न का उत्पादन ये बाजार में नहीं जाता, स्वयं के लिए उपयोग में आता है। उसको सस्टेनेंस एग्रीकल्चर वो कहते हैं कि आपके खुद के सस्टेनेंस के लिए आप एग्रीकल्चर करते हो। तो भगवती प्रकाश जी अनेक वर्षों से इस बात को कह रहे, तो वो जीडीपी में नहीं आता क्योंकि वो बाजार में नहीं जा रहा है। तो प्लानिंग कमीशन उस समय योजना बना रहा था कि कैसे खेती में उत्पादन होने वाला सारा अनाज बाजार में जाए और किसान फिर से उसको खरीदे। मतलब ये मूर्खता की बात देखो, भारत में तो बेचते ही नहीं थे। ये आज भी 60% नहीं बेचा जाता। इसमें आप समझ सकते हैं कि कृषि प्रधान अर्थतंत्र नहीं था, समाज कृषि प्रधान था, आज भी है। जीडीपी में 14 से 15% योगदान रहता है कृषि क्षेत्र का, मतलब एग्रीकल्चर का, खेती का, लेकिन 60% से अधिक समाज उसके ऊपर निर्भर है। ये तो आज भी स्थिति है। इसलिए कृषि प्रधान समाज अवश्य होगा, कृषि प्रधान हमारा अर्थतंत्र नहीं था। हमारा अर्थतंत्र ये इन्हीं दो बातों पर था जो आपके नाम में है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री थी, उद्यम था, और उस उद्यम से होने वाले उत्पादन का वैश्विक व्यापार था, कॉमर्स था। इसलिए बहुत सारे, आज अभी थोड़ी देर पहले आरक्षण पे भी चर्चा हो रही थी, उधर बैठे थे, लेकिन आज जिस समाज को एससी, आज जिस समाज को शूद्र कहा जाता है, इनमें से बहुत बड़ा उस समाज का प्रत्येक जाति का यदि इतिहास लिखा जाए, और ये काम एक करना चाहिए, प्रत्येक जाति का इतिहास यदि आप लिखोगे, उस समाज का इतिहास लिखोगे, तो आपको पता चलेगा ये सारे मैन्युफैक्चरर्स थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हु वेयर शूद्रास में इस बात को लिखा है कि इतिहास के किस कालखंड में इनको शूद्र बनाया गया, जबकि वास्तविकता में हमारी वर्ण व्यवस्था के अनुसार तो ये वैश्य होने चाहिए।
सारी जातियां, जैसे चर्मकार आज गाली के रूप में उपयोग होता है, लेकिन वो तो सबसे बड़ा उद्यमी था, आज भी है। माननीय अरुण कुमार जी जो हमारे सह सरकार्यवाह, वो जब सह संपर्क प्रमुख थे, वो तब का अनुभव बताते कि ब्रज प्रांत में उनका प्रवास था, तो श्रेणी शाह बैठकें होती है, तो कहा इस बार उद्योजकों की बैठक लेंगे। तो अरुण जी ने प्रांत संपर्क प्रमुख को कहा कि वो तुम्हारे माननीय संघ चालक उद्योजक है, तो तुम उनके 10-20 मित्रों को इकट्ठा करके बना दोगे बैठक और कह दोगे श्रेणी बैठक होगी। ऐसा नहीं, कुछ अपन निकष रखते, क्राइटेरिया रखते। तो क्या निकष रखे? जिनका 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होगा, केवल उन्हीं उद्यमियों के साथ बैठक करेंगे। तो प्रांत संपर्क प्रमुख को लगा अरे वो तो संख्या भाई साहब कम होगी, तो बोले मुझे कौन सी जनसभा लेनी है, बैठक ही तो लेनी है। तो उसने सूची बनाई, खूब मेहनत करके सूची बनी, तो 400 से ऊपर की सूची बन गई, 100 करोड़ से ऊपर के पूरे ब्रज प्रांत में, खास करके आगरा से लेकर वो सारा जो फिरोजाबाद वो सारा इलाका आता है, फरुखाबाद और वो सारा अलीगढ़, वो सारा इलाका ही उद्यमियों का इलाका है। मेटल का उद्योग है, बहुत सारे उद्योग है। तो सूची 100 करोड़ से ऊपर के उद्यमियों की सूची बनी, तो वो 400 से ऊपर बनी। उसने बड़े आनंद से फोन किया माननीय अरुण जी को, क्या ऐसा हो गया। तो अरुण जी ने उनको कहा कि अब अपन एक और निकष डाल देते, 400 भी तो बहुत बड़ी संख्या है, केवल एससी समाज के 100 करोड़ से अधिक जिनका टर्नओवर है, ऐसे उद्यमियों के साथ बैठूंगा। और वो प्रांत संपर्क प्रमुख उस समय जो था, उसको अभी मैं प्रवास में गया तब मिला ये बैठक में अरुण जी का सुनने के बाद में, मैंने कहा तुम्हारे अनुभव तो सुनो। और जब वो सूची बनी तो वो भी 82 की थी, और जब बैठक हुई तो 46 लोग उपस्थित रहे। अरुण जी ने जब एक बैठक में ये दिया उदाहरण, तो बाद में चाय के समय मैंने अरुण जी को पूछा आपको ध्यान था क्या? बोले हाँ मुझे ध्यान था, वो पूरा बेल्ट शू इंडस्ट्री का बेल्ट है, और वो ट्रेडिशनली हमारा चर्मकार समाज करता आया है, तो 100 करोड़ से ऊपर के निश्चित होंगे। तो फिर मैं जब प्रांत संपर्क प्रमुख से मिला तो मैंने उनको पूछा इस 82 में से शू इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री वाले कितने थे? तो निश्चित रूप से 30-40 तो थे ही, मतलब मेजॉरिटी तो था ही। मैंने कहा बाकी कौन से उद्योग थे जिसमें एससी समाज था? तो आपको आश्चर्य होगा, ये जो कार्यक्रम के समय जो कपड़े के बैच लगते हैं ना बड़े बड़े, वो पूरी इंडस्ट्री पूरे भारत में सप्लाई आगरा से होता है, और वो पूरी इंडस्ट्री आज जिसको एससी समाज कहते हैं उनके पास में। कभी दर्जी रहे होंगे, दर्जी में एक जो हमारे जातियों के अंदर भी तो हायरार्की होती ना, उसमें जो नीचे वाला दर्जी होता था वो ये बनाता था, वो आज एससी बन गया। ऐसे अनेक है, बंजारा अनेक जगह पर नोमैडिक ट्राइब्स में, भटकी विमुक्त जनजातियों में, कहीं पर एसटी में है। ये बंजारा सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर्स थे। तेग सिंह जी को जैसे अपने आप भामाशाह का नाम आता है, वैसे गुरु तेग बहादुर जी का जिसने मदद की थी वो लोबाणा था। लोबाणा पंजाब में बंजारा समाज को कहते। वो उस समय जब उसने गुरु तेग बहादुर जी को अपनी संपत्ति देकर के सहयोग किया था, उस समय उसके 80 पानी के जहाज थे। ही वॉज द एक्सपोर्टर एंड ट्रांसपोर्टर, आज के इसमें जिसको लॉजिस्टिक कहते हैं, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का मालिक था। आज लोबाणा एसटी में आता है, कहीं एससी में आता है, कहीं पर नोमैडिक ट्राइब्स में आता है, भटकी विमुक्त जनजातियों में। तो पूरा हिंदू समाज ये उत्पादक समाज था। उत्पादन और व्यापार, इन दो के भरोसे एंगस मेडिसन जो कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश हम 16वीं शताब्दी तक, 1500 वर्ष तक, 0 ईस्वी से लेकर, और उससे पहले का तो इतिहास ही नहीं लिखा है। ये जो भारत की शक्ति थी, उत्पादन की शक्ति, इसको खत्म किया शिक्षा पद्धति ने। और शिक्षा पद्धति ने खत्म कैसे किया? नौकरी की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा करके किया। आज भी नौकरी की सामाजिक प्रतिष्ठा है। उत्तर भारत में सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदंड, उसका पैमाना, उसकी स्केल क्या है? तो कितना दहेज मिलता है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हमारे दिल्ली में, राजेंद्र नगर में और मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी क्यों करते हैं? क्योंकि सर्वाधिक दहेज आईएएस को मिलता है, फिर डॉक्टर को मिलता है, फिर इंजीनियर को मिलता है। सरकारी नौकरी वाले को सर्वाधिक दहेज मिलता है, चाहे प्यून की नौकरी हो। इसलिए सफाई कर्मचारी का एडवर्टाइजमेंट निकलती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, और पीएचडी किया हुआ व्यक्ति उसमें खबरें बनती है। इसके पीछे का कारण क्या है? प्रतिष्ठा नौकरी की कर दी गई।
पैसे की भी नहीं। हम लोग गलती से बोलते हैं कि पैसे के पीछे आदमी भाग रहा है। आदमी कभी पैसे के पीछे नहीं भागता। सारे विश्व का इतिहास, और भारत में तो सर्वाधिक, मनुष्य समाज में प्रतिष्ठा के लिए जीता है। वो कहा है ना, दारुण दुख अति नाता, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? जाति अपमान। यदि आपकी नाक कट जाए समाज के सामने तो उससे बड़ा कोई दुख नहीं। ये जो सामाजिक प्रतिष्ठा वाला विषय है, जब इस समाज में श्रम को प्रतिष्ठा थी, जब इस समाज में उद्यम को प्रतिष्ठा थी, जब व्यापारी श्रेष्ठी कहे जाते थे, तब भारत से सोने का धुआं निकलता था। आज हमारे लिए कलेक्टर बड़ा आदमी है। जिस दिन सामान्य समाज कलेक्टर से ज्यादा सम्मान चाय की टपरी चलाने वाले स्वरोजगार वाले को देने लगेगा, तब भारत सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होगा। क्योंकि आर्थिक रूप से तो वो अधिक संपन्न है। आजकल ये रीलें बनती है, उससे वो उनकी कॉस्ट अकाउंटेंसी और यूपीआई के कारण भी, यूपीआई के आने के कारण लोगों, उनको भी पता नहीं था कि मेरा ट्रांजैक्शन इतना है, पकोड़े वाले को और चाय की टपरी वाले को। और अब वो रीले बना रहा है, अब वो करोड़पति है, लखपति है, ये पता चल रहा है, समोसा बेचने वाला। उसके ऊपर आज कहानियां बनती है व्हाट्सएप के अंदर। ये भारत की समृद्ध परंपरा है। ये हिंदू शब्द का अर्थ है। हिंदू शब्द का अर्थ है जो विश्व का पोषण करता था, जो विश्व को चलाता था व्यापार के द्वारा। इसलिए ट्रम्प ताऊ का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमने हमारे ऊपर टैरिफ लगा करके फिर से भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए अवसर दे दिया। इसलिए उनके ऊपर बिल्कुल उनको धन्यवाद देने की आवश्यकता है। बिल्कुल उनको भगवान यही सद्बुद्धि देते रहे, 50 की जगह 100% कर दे। भारत अपनी शक्ति को पहचानता ही तब है जब बाहर वाले उनको लात मारते। जब 1998 में पोखरण होने के बाद में हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए गए, तब सर्वाधिक भारत की पूंजी खड़ी हुई, तब भारत के आंतरिक उद्योग खड़े हुए, तब भारत के एनआरआई के लिए जो बॉन्ड निकले थे वो सुपर सब्सक्राइब हुए थे, ऊपर से ऊपर। मतलब जितने करोड़ का लक्ष्य रखा था उससे 2.5 गुना अधिक कम 15 दिन के अंदर सब्सक्राइब हो गया था। ये भारत की ताकत जगती तब है जब हमको कोई कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते। ये उद्यमिता और व्यापार दोनों को पुनः प्रतिष्ठित करने का काम हिंदू चैंबर ऑफ कॉमर्स को करना है। बाकी सब ठीक हो जाएगा यदि प्रतिष्ठित करेंगे। श्रम की प्रतिष्ठा समाज में पुनः प्रतिष्ठित करनी, श्रम को सम्मानित करना। हर महीने एक स्वरोजगार वाले को लाकर के उसको सम्मानित कीजिए, उसकी फोटो छपवाइए अखबार में, उसको मीडिया मैनेज करके व्यवस्थित उसका एक अच्छा इंटरव्यू छपवाइए। समाज में प्रतिष्ठा अलग अलग उद्योगों में जो अपने लोग काम कर रहे हैं, स्वरोजगार के काम कर रहे हैं, छोटे छोटे काम के द्वारा बड़ा उनका परिवार को चला रहे, उनको समाज के सामने लाइए। पैसा तो ये अच्छा कमा ही रहे, लेकिन ये नैरेटिव नहीं बन रहा। ये नैरेटिव बनना चाहिए। मैं जब शिक्षण मंडल में था तब हमेशा उदाहरण देता था कि एमबीए करने के लिए लोग इतना खर्चा करते हैं। 4 वर्ष इंजीनियर करता है, माता पिता के लाखों रुपए फूंक देता है, 20-25 लाख, फिर 2 साल और एमबीए करता है और 5-10 लाख फूंक देता है। इतनी पूंजी में तो कोई भी व्यापार खड़ा हो जाता है। और ऐसा एमबीए बनने के बाद में रिलायंस फ्रेश में सब्जी बेचने वाला बनता है, कंठ लंगोट लगा करके सब्जी बेचता है। एमबीए सब्जी वाला, कंठ लंगोट बचा करके बेचने वाला। और अजमेर जैसे शहर में 13,000 की उसकी स्टार्टिंग मिलती है, 13,000 के महीने पर नौकरी करता है रिलायंस फ्रेश में एमबीए करने के बाद, माता पिता के 15-20-25 लाख फूंक देने के बाद में। और आपके घर के बाहर जो ठेले के ऊपर, रेडी के ऊपर सब्जी लेकर के आता है, उसके साथ कभी बैठ करके हिसाब कीजिए, रेडी किराए से होगी तब भी दिन में सुबह कितने की सब्जी खरीदी थी, शाम तक कितनी बेच दी, तो मिनिमम 1500 से 2000 रोज का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यानी 5 दिन, अभी आज बारिश बहुत है नहीं जाता, ऐसे मान करके अपने स्वतंत्र भी है ना, अपने मूड पे, आज मूड नहीं, आज नहीं जाऊंगा, ये बोलने की क्षमता उसके अंदर है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ऐसा आत्मनिर्भर सब्जी वाला महीने के 40,000 कमाता है। इन प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम यह है कि आपको अपनी बेटी की शादी करनी है तो कंठ लंगोट का सब्जी वाला चलता है, ये 13,000 कमाने वाला 40,000 वाला नहीं चलता। सामाजिक प्रतिष्ठा की गड़बड़ है।
हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेन काम कुछ होगा तो वो ये प्रतिष्ठा को पुनर्जागृत करना है, और वो जैसे इन्होंने बताया वो संगठन से होगा, तो इसलिए व्यापारियों को संगठित करना, कारीगरों को संगठित करना, और फिर तीसरा स्तर पे जो श्रमिक है उनको संगठित करना, और इन तीनों का नेटवर्किंग करना और सेतु बंधन, ब्रिजिंग करना, सूत्र बंधन भी करना और सेतु बंधन भी करना। क्योंकि आज बेरोजगारी है ये भी सत्य है, लेकिन जितने उद्योजक होंगे उनको पूछिए तो सब कहेंगे कि हमको अच्छा आदमी नहीं मिलता। सारे उद्योजकों की समस्या है कि उनको अच्छा काम करने वाला नहीं मिलता, और 90 करोड़ युवाओं के सामने प्रश्न है कि करेंगे क्या। हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो सेतु बंध बन सकता है, वो एक एक पत्थर पे राम लिखने वाला, सेतु बनने वाला काम जो है वो हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर सकता है। इसलिए एक बहुत बड़ी ताकत टेक्नोलॉजी के सहायता से आप खड़ी कर सकते हो, और वो ताकत है डाटा की ताकत, सूचना की शक्ति। आज का युग सूचना का युग है। हम पूरे इस अजय मेरू के और इस पूरे परिक्षेत्र के व्यापारियों का, उद्यमियों का एक अच्छा डाटाबेस तैयार कर सकते हैं क्या? अच्छे कारीगरों का डाटाबेस खड़ा कर सकते हैं क्या? अच्छे हुनर वाले लोग हैं उनका डाटाबेस खड़ा कर सकते हैं क्या? सरकारी नौकरी में चले गए लेकिन उनके अंदर अभी भी वो हुनर है। हमारे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में आजकल बहुत बड़ा दायित्व उनके पास है। इंदौर में एक स्कूल के प्रिंसिपल बन करके गए सरकारी स्कूल में, तो स्कूल में कोई बच्चे आती नहीं थी, कम आती थी, उन्होंने कुछ प्रयोग किए, बच्चे आने शुरू हो गए। सारे बच्चे खुद सफाई करने लगे, जो अपने प्रयोग है वो प्रयोग किए उन्होंने। पक्षियों को दाना खिलाना शुरू किया प्रार्थना सभा से पहले। तो आज आप इंदौर में वो 6-7 जगह रहे तो सब जगह उनकी वही स्थिति ख्याति है। तो जहाँ जहाँ आप जाओगे, भरत जी नाम है उनका, भरत व्यास जहाँ जहाँ प्रिंसिपल रहे मध्य प्रदेश में, उन सारे सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों से ज्यादा पक्षी आते हैं सुबह सुबह, क्योंकि अभी भी बच्चार्थी आकर के पक्षियों को दाना डालते, पक्षी चहचहाते हुए बड़ा। और राजस्थान मतलब मध्य प्रदेश में ऐसी जगह पर उन्होंने ये काम करके दिखाया। और उन्होंने फिर सफाई भी बच्चों को कहा, खुद प्रेरित किया। बच्चों ने कहा हम सफाई करेंगे, अपने कक्ष की सफाई रोज वो कक्षा करती है, और जो बरामदे और टॉयलेट आदि जो कॉमन है उसके वार लगे हुए, सोमवार को 7वीं वाले करेंगे, बुधवार को, ऐसे करके। तो वो जो सफाई कर्मचारी था वो बेचारा खाली हो गया। एक दिन भरत जी घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो जहाँ पर वो पानी की टंकी होती है उसके पास में मिट्टी गीली रहती है, पानी टपकता है वगैरह, तो वहां बैठ करके मिट्टी के कुछ दिए बना रहा है, खिलौने बना। उसके बजाय क्या क्या कर रहे हो? बोले ट्रेडिशनल तो यही है ना, पिताजी कुंभकार है, कुमार है, उन्होंने, दादाजी भी वही थे, तो अंदर तो डीएनए में तो वही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज से तो हमारा कला शिक्षक। उन्होंने रोज उनके पास 1-1, 7-7, 8-8 बच्चों की बैच भेजना शुरू किया। उस वर्ष दीपावली पे सारे बच्चों ने अपने घर में खुद के हाथ के बनाए हुए दीपक जलाए। मेन बात, जब उनके विद्यालय में गया तो उस सफाई कर्मचारी को मिला जो कुंभकार के रूप में आर्ट टीचर बन गया था, और वो बढ़िया सुंदर सुंदर मूर्तियां भी बनाना, पक्षी और ये वो सिखा दिया बच्चों को। गणपति और लक्ष्मी की मूर्ति दिवाली में बच्चों ने बनाई अपने लिए खुद, वो सब उसने सिखाया। उससे मिला, मैंने उसको कहा तुमको कैसे लगा? तो बोले सबसे बड़ा मुझे जो आनंद आया कि मेरा जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो मेरा कला है, हुनर है, उसको आज प्रतिष्ठा मिली है। आज जिला शिक्षा अधिकारी भी आता है तो बाकी टीचर से तो मिलता है, पहले आकर के मेरे को ढूंढता है, क्योंकि अखबार में छप गया उसका, टीवी वालों ने आकर के उसका इंटरव्यू कर दिया, भरत व्यास जी ने उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि अन्य स्कूलों में भी ये होने लगा। प्रतिष्ठा ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतिष्ठा कैसे हम फिर से वापस, कॉमर्स और इंडस्ट्री दोनों की, उद्यम और व्यापार दोनों फिर से श्रेष्ठी कैसे बन सके। और इसलिए केवल बड़े व्यापार, छोटे व्यापार पूंजी के आधार पर करने की आवश्यकता नहीं है, योगदान के आधार पर करने की आवश्यकता है। समाज में योगदान प्रत्येक का होता है, छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे आजकल घर में बाती बनाना बंद हो गया, पूजा तो सबको करनी है, बाती तो लगती है ना, तो बाती बनाने वाले का कोई कम है क्या? और कुंभ में तो सबसे ज्यादा डिमांड थी बातियों की। ऐसे अनेक चीजों को कुंभ के समय पता चला कि अरे कितना बड़ा उद्योग है। छोटी छोटी बातें जिसको हमको लगती है वो भी समाज को इसलिए श्रेष्ठी कहते थे क्योंकि व्यापारी समाज तक पहुंचाता था। उसका मूल उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था, लाभ उसका साइड इफेक्ट, प्रॉफिट वाज द साइड इफेक्ट, बाय प्रोडक्ट।
मुख्य बात थी कि मैं समाज की जो आवश्यकता है वो पूर्ण करूं, इसलिए वो जापान जाते थे, इसलिए वो इंडोनेशिया जाते थे, अफ्रीका तक जाते थे। हमारे गुजरात के मालजी भाई गए थे जो वास्को दी गामा को लेकर के आए थे केप ऑफ गुड होप से। वास्को दी गामा ने भारत को नहीं खोजा, भारत ने वास्को दी गामा को खोजा। वो भी व्यापारी थे, वो कपड़ा ले जाते थे गुजरात से, वापस केरल में आकर के और मसाले भरते थे, इसलिए केरल में आया। वो यदि वापस भड़ूच जाते तो पहली बार वास्को दी गामा भड़ूच जाता। कई बार मुझे लगता है कि गुजरात जाता तो अच्छा होता, गुजराती ठीक कर देते। गुजरातियों का भी अपन परिणाम देख ही रहे हैं। गुजरातियों के हत्थे नहीं पड़ा, मलयालियों के हत्थे पड़ा, इसलिए शायद भारत में अंग्रेज आए, नहीं तो गुजराती तभी ठीक कर देते। पर व्यापार की प्रतिष्ठा ये पुनः प्रतिष्ठित करना मुझे लगता है मूल उद्देश्य। आपके वो सारे ऑब्जेक्टिव में शायद ये लिखा हो या नहीं हो पता नहीं, लेकिन मूल काम हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये है। नेटवर्किंग यानी सूत्र बंधन, उसके द्वारा ब्रिजिंग सेतु बंधन, उसके द्वारा रोजगार निर्माण वगैरह वगैरह। ये आजकल की भाषा ये सब हो जाएगा भाई। आप रोजगार की प्रतिष्ठा कर दोगे तो लोग दौड़ दौड़ करके प्रशिक्षित हो जाएंगे। अप्रेंटिसशिप शब्द का प्रयोग किया, वो अपने आप वही तो तरीका था ना। वो सुनार का बेटा, मेरे मित्र बहुत सारे जो विद्यालय में सुनार थे, वो स्कूल से जाने के बाद दुकान पे बैठते थे और दुकान पे बैठ करके वो फूंक करके और सोने को गलाना सीख जाते थे, वो उसके ऊपर भट्टी के ऊपर। और बचपन से सबसे पहले अंगूठी बनाना सीखता है, सबसे सरल वो होता है जिसमें कोई कलाकारी नहीं लगती। ये हमने 7वीं 8वीं से बच्चों को देखा। ये अप्रेंटिसशिप ही नहीं थी, क्या नहीं थी तो क्या थी? मतलब पिताजी भले ही सेठ जी हो, बेटे को शुरुआत वहीं से करनी पड़ती थी कि जो दुकान का कारीगर होता था उसके साथ काम करके। ये जो श्रम की प्रतिष्ठा हमने समाप्त कर दी और स्वतंत्रता के बाद ज्यादा गति से समाप्त हुई। राजस्थान फिर भी थोड़ी ठीक स्थिति है, व्यापारियों को लड़की मिल जाती है, शादी वादी हो जाती है। गुजरात और राजस्थान अभी भी उतना नहीं है। महाराष्ट्र में तो मिलेगी नहीं। महाराष्ट्र में तो कोई व्यापार कर रहा है बोलेगा तो उसकी शादी होना मुश्किल है, ये स्थिति है। अब मैं वहाँ नागपुर में विद्या भारती के एक विद्यालय के ट्रेजरर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने नौकरी नहीं की, सीए होने के बाद खुद का व्यापार डाला। बाद में उनके यहाँ जो क्लर्क काम करता था उसकी शादी में गए। उसकी शादी में जब गए और उसको गिफ्ट देने के लिए गए मंच पे, तो वो जो दुल्हन थी, महाराष्ट्र में तो पर्दा प्रथा है नहीं, फिर भी वो दुल्हन अपना पल्लू लेकर के और चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही। तो वो पति ने कहा ये मेरे बॉस है, इनसे तो तुमको परिचय, तो उसने परिचय करवाया। जब वो लड़की ने हटाया घूंघट तो पता चला कि 6 महीने पहले उस लड़की ने इनको रिजेक्ट किया था कि नौकरी नहीं है। खुद का व्यापार है इसलिए रिजेक्ट किया और उनके यहाँ नौकरी करने वाले से शादी की। ये मैं वर्तमान वास्तविकता बता रहा हूँ। समाज में व्यापार और इसकी प्रतिष्ठा जो समाप्त हुई है उसको ठीक करने की आवश्यकता है और हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना चाहिए। जैसे मेरे मन में आया तो मैंने कहा सप्ताह में एक का सम्मान करना, उसका इंटरव्यू लेना, उसका आजकल पॉडकास्ट करना, उसके अनुभवों का, उसके लिए उसकी पूर्व तैयारी। बेचारा बोल नहीं पाएगा तो उसकी पूर्व तैयारी, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, उसके अलावा ट्रेनिंग वेनिंग, ये तो बहुत सारे भगवती प्रकाश जी ने तो बता ही दिया, वो तो सब करना ही है। लेकिन मूल काम प्रतिष्ठा का है। हो सकता है 1-2 साल बाद आपका व्यवस्थित सूचना तंत्र खड़ा हो जाए तो साल में एक बड़ा सम्मान समारोह, और उसमें कारीगरों का सम्मान, उसमें व्यापारियों का सम्मान, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं। जो ऐप वैप बन जाएगा उस पर जिसको 5 स्टार मिलेंगे, ज़्यादा स्टार मिलेंगे, उसका सम्मान, ऐसा कुछ। आज के मंथ का कौन प्लम्बर ऑफ द मंथ, नाई महीने का सबसे बड़ा नापित कौन है, ये सारी बातें, ऐसा प्रतिष्ठा लाना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रतिष्ठा, व्यापार की और उद्यम की प्रतिष्ठा जागृत करना, यही भारत का पुनः विश्वगुरु बनने का एकमात्र मार्ग है। भारत विश्वगुरु व्यापार के कारण था, वेदों के कारण नहीं था, योग के कारण नहीं था, अध्यात्म के कारण नहीं था। विश्व हमको गुरु मानता था हमारे व्यापार और उद्यम के कारण। हम फिर से विश्व में नंबर 1 होंगे तो भी व्यापार और उद्यम के कारण ही होंगे। इसलिए हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स हिंदुत्व का वास्तविक सेवा कर सकता है यदि ये प्रतिष्ठा पुनः प्रतिष्ठित कर सके। धन्यवाद।